नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। डीमर्जर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिससे आप नए नए आइडियाज भी जनरेट कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम हिस्टोरिकली ये प्रूवन है कि डीमर्जर्स जनरेट फार सुपीरियर अल्फा देन एनी अदर स्ट्रैटेजी। सो हम आज की वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग डीमर्जर के बारे में बात करेंगे जो कंपनी मार्केट लीडर है अपने स्पेस में, जिससे बहुत हाई एंट्री बैरियर्स भी है एंड जिसके जो मार्जिन है करेंटली वो ऑलमोस्ट 10 ईयर लो पे है। सो इट्स नॉट लाइक कि जो स्टॉक एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उस पर प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंगली लास्ट 10 साल में वो स्टॉक ने नेग्लिजिबल रिटर्न्स दिए। सो आई विल जस्ट डिस्कस द गुड एंड द बैड अबाउट द बिजनेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस बिजनेस एंड क्यों ये इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन में ट्रेड करता है एंड अभी क्या की कैटलिस्ट है विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई हैव नो इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस, इट इज जस्ट अ केस स्टडी। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सर जॉन टेम्पल्टन का एक बहुत फेमस कोट है, द टाइम ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म इज द बेस्ट टाइम टू बाय, इन द टाइम ऑफ मैक्स ऑप्टिमिज्म इज द बेस्ट टाइम टू सेल। सो सिंस अभी मार्केट काफी अच्छा करे, एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन पॉकेट्स जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी है। सो वी आर लुकिंग फॉर सम कंपनीज जहाँ पे काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है एंड काफी पेसिमिज्म है करंटली मार्केट में। एंड वन सच कंपनी इज ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, which we will call in this video as OCCL। अभी ओसीसीएल हमारे रेडार में इसलिए आई थी बिकॉज इसमें एक डीमर्जर अनाउंस हुआ था लाइक 2 years बैक, जहाँ पे दे आर डीमर्जिंग देयर इन्वेस्टमेंट बिजनेस। अगेन टू अंडरस्टैंड इट मोर ब्रीफली, इनके दो की बिजनेस सेगमेंट है। एक तो केमिकल्स का बिजनेस है जिसमें लोग प्राइमरली इंसॉल्युबल सल्फर बनाते हैं, एंड एक इनका दूसरा सेगमेंट है जहाँ पे इन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स है इन अ लिस्टेड कंपनी कॉल्ड डंकन इंजीनियरिंग, जो सेम ग्रुप की कंपनी है जहाँ पे इन लोगों का 75% स्टेक है। एट द सेम टाइम ये लोगों के पास काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स है इन अदर एआईएफ्स एंड स्टार्टअप्स लाइक बीरा। सो उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू इज अराउंड 100 करोड़ का। सो एक तो वो डिवीजन हो गया जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है, एंड एक इनका दूसरा डिवीजन हो गया जहाँ पे लोग केमिकल्स ऑपरेट करते हैं। अब जनरली ऐसे स्ट्रक्चर में इशू क्या होता है कि जब आपका कोई भी होल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वेरिन आपका इन्वेस्टमेंट्स है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में या फिर कोई स्टार्टअप में, तो मार्केट है ना आपका जो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू होता है उसको एक डिस्काउंट पे आपका मार्केट का वैल्यूएशन देता है। सो फॉर एग्जाम्पल आज मेरा इन्वेस्टमेंट है कोई पर्टिकुलर बिजनेस में, लेट्स से 100 करोड़ के, और अगर मैं एक लिस्टेड कंपनी तो मार्केट मेरे को वो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में 100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देगा। वो मुझे लेट से 50-60% डिस्काउंट देगा, तो मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन खाली 40-50 करोड़ का ही होगा, इवन दो मेरे इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू काफी अच्छा है। एंड इस स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम क्या होती है कि काफी बार जब आपका दो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस साथ में स्ट्रक्चर्ड है तो आपका जो दूसरा बिजनेस है उसको में भी मार्केट इतना अच्छे से वैल्यू नहीं करेगा, बिकॉज आपका जो डीमर्ज एंटिटी मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस है फॉर एग्जांपल इन दिस केस, उसमें आपने काफी सारा कैपिटल तो लगाया है नो डाउट, बट आपका अर्निंग्स इतना अच्छा नहीं आता बिकॉज उसका जो मेजोरिटी वैल्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम अप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट्स, या फिर हम जब भी इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं। सो एक जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट या आपकी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ज्यादा हाई होगा, बट द सेम टाइम सिंस आपके सारे जो अर्निंग्स है जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो खाली केमिकल बिजनेस से आ रहे हैं, सो नेचुरली आपके जो ओवरऑल ब्लेंडेड आरओसी होगा वो एक तो कम होगा, और जब आपका अलग से केमिकल बिजनेस को जो वैल्यूएशन मल्टीपल मिल सकता था या फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट बिजनेस को जो डिस्काउंट करके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता वो नहीं मिलता बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये लोग अपना जो केमिकल का बिजनेस है उसको अलग से लिस्ट करेंगे इनटू ओसीसीएल लिमिटेड, एंड इनका जो दूसरा बिजनेस है अभी इन्वेस्टमेंट्स वाला वो एग्जिस्टिंग लिस्टेड एंटिटी में ही रहेगा। अब विद दैट बीइंग सेड इनका जो इन्वेस्टमेंट्स वाला बिजनेस होगा वो अभिमन्यु कुमार हैंडल करेंगे, जिनका फाइनेंस में काफी अच्छा ग्रिप है। एंड July 1 इज अ रिकॉर्ड डेट फॉर दिस डीमर्जर। एंड ये रिकॉर्ड डेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर डे में ओसीसीएल लिमिटेड के शेयर है तो जो रिजल्टिंग एंटिटी होगी विच इन दिस केस इज केमिकल बिजनेस, आपको उसके शेयर से मिलेंगे जब वो बिजनेस लिस्ट होगा अलग से। सो अगेन द आइडिया हियर इज कि सिंस बिजनेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में चल रहा है, तो अगर हम उसको डीमर्ज कर देंगे तो बेटर मतलब ऑपरेशंस में भी एफिशिएंसी आएगी एट द सेम टाइम मार्केट वैल्यूएशन मल्टीपल भी देगा। अब अगर हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू लगाए थोड़ा जो इसका केमिकल बिजनेस है, तो ये लोग इंसॉल्युबल सल्फर बनाते हैं जिसका प्राइमरली एप्लीकेशन होता है रेडियल टायर्स में। अब देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ टायर, रेडियल टायर एंड बायस टायर। एंड रेडियल टायर का जो कॉस्ट होता है वो जनरली थोड़ा ज्यादा होता है वर्सेस बायस टायर। हाउएवर बिकॉज ऑफ इट सर्टेन प्रॉपर्टीज, जैसे कि रेडियल टायर्स जो होते हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा हाई होती है
टायर्स की। तो नेचुरली उसमें ज्यादा अडॉप्शन बढ़ रहा है फ्रॉम बायस टायर्स टू रेडियल टायर्स। एंड सिंस जैसे जैसे रेडियल टायर्स का अडॉप्शन बढ़ेगा, तो नेचुरली इंसॉल्युबल सल्फर मैन्युफैक्चरर्स लाइक ओसीसीएल विल बेनिफिट। अब ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या जो इनका जो केमिकल है, इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इनका जो भी डिमांड होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टायर कंजम्पशन। एंड ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा नीश है, काफी कम प्रोड्यूसर्स ही है मार्केट में ऑफ इंसॉल्युबल सल्फर। अब इंसॉल्युबल सल्फर का जो मेजर वर्क होता है वो एक वल्कनाइजिंग एक्सीलेटर की तरह काम करता है इन रबर इंडस्ट्री, जिससे ज्यादा एडहेशन आ जाता है रबर में। एंड वो आपका जो रबर जो ब्रेक अपार्ट हो सकता है जनरली वो नहीं होता, तो ज्यादा एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ आ जाता है एंड रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इंडियन, जापानीज एंड अमेरिकन कंपनीज आर द की प्लेयर्स। एशिया पैसिफिक इज द लार्जेस्ट मार्केट। एंड जो मार्केट है वो लास्ट काफी सालों से काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड था। हाउएवर रिसेंटली चाइना ने काफी ज्यादा कैपेसिटी एडिशन करा है इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इश्यूज भी आ रहे हैं इन द पास्ट 3-4 years। एंड प्राइसिंग इन द लास्ट 2 years हैव बीन इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। एंड सिंस ऑटो साइकिल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा लास्ट 2-3 साल में, एट द सेम टाइम जो सप्लाई है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। तो नेचुरली डिमांड सप्लाई सिनेरियो इतना अच्छा नहीं वर्कआउट कर रहा फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल। एंड एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गए ये लोगों के लिए, बिकॉज इंडिया का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा छोटा है। एंड इसमें ओसीसीएल का अपने आप ही कुछ 55 to 60% का मार्केट शेयर है करंटली। सो नेचुरली अगर आपके एक्सपोर्ट्स हर्ट हो गए, बिकॉज रेड सी क्राइसिस जब आया था तो काफी सारे जो एक्सपोर्टिंग के जो क्लाइंट्स है लाइक यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इनके लिए मेजरली यूरोप ही है, वो अपना डिले कर रहे थे ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। एंड नेचुरली आपके सिंस एक तो डिमांड भी कम हो गई और आपके फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गए बिकॉज ये रेड सी क्राइसिस के चक्कर में, तो आपकी वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हर्ट हो रही थी। एंड मार्केट इज अगेन वेरी मेच्योर, इसमें बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ तो नहीं आने वाला, सो दिस इज नॉट अ वेरी फास्ट ग्रोथ वाला स्टोरी। अब अगर हम कंपनी के बारे में समझे तो दिस कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इंसॉल्युबल सल्फर इन इंडिया। ये एक जेपी गोइंका ग्रुप की कंपनी है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मुंद्रा में है, दैट इज इन गुजरात एंड हरियाणा में। अब इनका सारे की जो भी रेगुलेशन या पॉलिसी के जो कंप्लायंसेस होते हैं वो इन लोग काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। एंड ये काफी टाइम से लिस्टेड कंपनी है, इनका पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि लास्ट 15 ईयर्स का केगर इनका रेवेन्यूज का 13% है एंड पैक्ट का 19% है। एंड इनका की जो मार्केट शेयर है इंडिया में अलोन इट्स 55 to 60% एंड ग्लोबली इनका मार्केट शेयर इज 10%। सो अगेन दिस इज अ मार्केट लीडर इन इंसॉल्युबल सल्फर स्पेस। अब अगर इनका हम रेवेन्यू मिक्स समझने की ट्राई करें, so इनका 88% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम इंसॉल्युबल सल्फर एंड द रिमेनिंग 12% कम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। हिस्टोरिकली सल्फ्यूरिक एसिड से काफी अच्छे रेवेन्यूज इनको आते थे, बट बिकॉज उसकी लास्ट थोड़े सालों में प्राइसिंग काफी ज्यादा नीचे चली गई है, सो नेचुरली उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रेवेन्यूज हैव रिड्यूस। अब इनके अगर हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो इंसॉल्युबल सल्फर की 39,500 MTPA है एंड इंसॉल्युबल सल्फर की 88,000 है। एंड सिंस मैंने ऐसे डिस्कस करा कि डोमेस्टिक मार्केट काफी ज्यादा छोटा है, सो 50% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट। अब हम थोड़ा इनका बिजनेस में समझने की ट्राई करते हैं कि क्यों ये इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रॉम अ कंपटीटिव एडवांटेज पोजिशनिंग। सो इनका जो क्लाइंटेल है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो सारे जो मेजर ग्लोबली टायर मैन्युफैक्चरर्स है लाइक गुडियर हो गया, एमआरएफ हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, वो लोग सब इससे प्रोडक्ट्स लेते हैं rather than प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर केमिकल बाय देमसेल्फ। एंड सिंस मैंने बताया कि एक कमोडिटी टाइप सी है, इसका एंड यूजर टायर्स होते हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ नहीं ला सकते प्रोडक्ट में। सो अगर एक कमोडिटी बिजनेस को हमको एनालाइज करना है, सो की competitive एडवांटेज फॉर एनी कमोडिटी बिजनेस इज देयर कॉस्ट competitiveness। सो ये कंपनी एज पर द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बताती है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट competitive है, बिकॉज एक तो जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो इनको इजीली मिल जाता है। सेकेंडली सिंस ये लोग का मुंद्रा में प्लांट है, तो नेचुरली इन लोगों के लिए एक्सपोर्ट करना थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है बिकॉज पोर्ट के पास है। फिर अगेन ये लोग काफी साल से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक ग्लोबल इनका मार्केट शेयर 10% है, तो नेचुरली इनके जो फिक्स कॉस्ट हो गए वो अच्छे से बढ़ जाएंगे एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के इनको बेनिफिट मिलते हैं। एंड इन्होंने पावर कॉस्ट के ऑप्टिमाइजेशन में भी काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं एंड काफी रिन्यूएबल एनर्जी को लाए जा रहे हैं, जिससे ओवरऑल पावर कॉस्ट इनकी कम हो जाए। एंड सिंस इनका प्लांट इज इन मुंद्रा, तो उधर सिंस वो एसईजेड है दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इनको टैक्स बेनिफिट भी मिले थे।
अब एज वी डिस्कस बिफोर, ये काफी ज्यादा नीश मार्केट है। एंड अगर आज मैं एक इंसॉल्युबल सल्फर का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे को कोई भी टायर मैन्युफैक्चरर से खाली अप्रूवल लेने में ही 2-3 साल लग जाएंगे। सो सिंस कस्टमर अप्रूवल लेना काफी ज्यादा टफ है, काफी आपको मेजर केपेक्स करना पड़ेगा अगर आपको इसकी कैपेसिटी लानी है। इनिशियली R&D में भी आपको काफी ज्यादा स्पेंडिंग करना पड़ता है टू मेक दिस केमिकल। तो नेचुरली इसमें एंट्री बैरियर काफी ज्यादा हाई है। सो इंडिया में OCCL के अलावा कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ही नहीं है अच्छे स्केल का इन इंसॉल्युबल सल्फर। एंड हम देख ही सकते हैं कि इनका 55 to 60% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। अब ये तो हमने खाली बिजनेस को कम्पिटिटिव एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, बट एक जो की मेंटल मॉडल इधर मे भी अप्लाई हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल आइडिया बन जाए। सो दैट इज रिविजन इन ROIC। हमने प्रीवियसली एक वीडियो में डिस्कस करा था कि जब आप कोई बिजनेस को लोअर ROIC पे बाय करते हो, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड बाय द टाइम इट मैच्योर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, उसका ROCE या जो ROIC है वो इंक्रीज होता है। तो तब आपके सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न आते हैं वर्सेस बाइंग अ स्टॉक जिसका ऑलरेडी काफी अच्छा ROCE है। एंड ROCE का एक जो की ड्राइवर होता है, एक जो की वेरिएबल होता है, दैट इज मार्जिन। सो अगर हम इसका केस देखेंगे, सो वी कैन सी कि अभी इनके जो लास्ट 2-3 साल से जो भी मार्जिन रह रहे हैं, वो इनके अगर हम 10 years के मार्जिन देखें या मीडियन मार्जिन भी देखें फॉर एग्जाम्पल, तो उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इनके जो मीडियन मार्जिन है वो रफली 25% जैसे रहे हैं। सो करंटली अराउंड 20 to 22% पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। एंड सिंस हम लोग ये पर्टिकुलर कंपनी को टॉप मार्जिन में नहीं देख रहे, दैट इज 30% के मार्जिन में नहीं देख रहे, सो हमको ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि चलो मार्जिन जो है वो मे बी बॉटम हो सकते हैं इन द नियर टर्म। एंड अगर डिमांड साइड इंप्रूवमेंट आती है एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं इंडस्ट्री में, सो ये मार्जिन अपवर्ड भी जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई मीन कि मार्जिन एट इट इज एट एन ऑल टाइम लो, दैट इज आपके जो ROIC है वो भी करंटली ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर सकते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि इनके मार्जिन गिरे क्यों है लास्ट 2-3 साल में। सो एक तो की पार्ट जो मेरे को क्रेडिटिंग रिपोर्ट से मिला था, दैट वाज कि देयर हैज बीन अ लैग इन ट्रांसफरिंग द प्राइस इंक्रीज टू कस्टमर्स, ड्यू टू विच द कंपनीज मार्जिन वेर इंपैक्टेड मटीरियली इन 2022। तो हमको 2022 का तो आइडिया लग गया, बट अगले लास्ट 2 साल में फिर सेम इश्यूज क्यों आ रहे हैं। सो सम की इश्यूज प्लेगिंग दिस बिजनेसेस, एक तो जो डिमांड साइड सिनेरियो है वो काफी पुअर चल रहा है रिसेंटली, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा है। एंड एक्चुअली अगर आपकी डिमांड पुअर होगी तो आपकी रियलाइजेशन विल ऑल्सो बी लोअर। एंड सिंस चाइना से काफी ज्यादा कैपेसिटी आने लग रहा है, एंड चाइना वॉज नॉट वेरी डोमिनेंट प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, सो नेचुरली अगर उनके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के पास कैपेसिटी इनफ है टू सर्विस द एंटायर इंडस्ट्रीज डिमांड, तो नेचुरली आपका जो सप्लाई साइड है दैट विल बी मच हायर देन डिमांड साइड। सो उधर से भी आपको काफी ज्यादा प्रेशर आएगा। एंड आपके जो प्राइस है आप जो पास करना चाहते हो कस्टमर्स को, जब आपके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। सो आपका जो बार्गेनिंग पावर है, जो आइडियली होना चाहिए फॉर एनी बिजनेस जिसके पास हाई एंट्री बैरियर है, वो नहीं बचता। एंड अगेन एज आई डिस्कस बिफोर, इनके की जो रॉ मटेरियल थे उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, एंड इनके जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी काफी बढ़ रहे हैं। एंड इनके लिए वो एक बहुत मेजर इशू है, बिकॉज अराउंड 50 to 60% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अब एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को लगा ये बिजनेस के रिगार्डिंग, वो ये है कि ईवीज इनको डिसरप्ट नहीं कर सकता। आज चाहे आपका आइस वाला कोई भी ऑटोमेटिव व्हीकल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, टायर तो सबको ही रिक्वायर्ड हो गया। सो नेचुरली आगे अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिस्ट्रप्शन आता भी है तो भी इंसॉल्युबल सल्फर के मैन्युफैक्चरर्स इतना इफेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज दे केटर टू टायर इंडस्ट्री। एंड इनके बिजनेस में बेसिकली ये B2B बिजनेस है, तो रिलेशनशिप इज की। एंड सिंस ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है इंडस्ट्री में एंड काफी सालों से ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस में, तो नेचुरली इनके जो रिलेशनशिप्स है B2B साइड पे दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो एक एंट्री बैरियर आ जाता है। एंड अगेन लास्ट 10 साल में इनके ROC हैज बीन ग्रेटर देन 12%। सो इतना तो हमको अंडरस्टैंडिंग है कि बिजनेस कंपेटिटिव स्टैंड पॉइंट से काफी अच्छा है, तभी ROC इतने अच्छे मेंटेन कर पा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज कि जो मैनेजमेंट टीम है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। वेरी ये लोगों ने कैपिटल एलोकेशन साइड में काफी अच्छा वर्क करा है। सो पहले जब ये लोग स्टार्ट करे थे बिजनेस, तब ये लोग कार्बन ब्लैक भी बनाते थे, जो अगेन टायर में एप्लीकेशन काफी होता है उसका। बट ग्रेजुअली दे रियलाइज कि उनका उसमें फॉर्टे नहीं है एंड उधर इतना अच्छा बिजनेस नहीं बन रहा, तो ये लोग ने वो बिजनेस सेल कर दिया था किसी और को। एंड ये लोग का फोकस हमेशा ये रहा कि हमको अच्छे ROEs बनाने हैं। एंड अगर इनको दिखा, जैसे ये लोग ने पहले अनाउंस करा था कि ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ऑफ 11,000 MTPA, तो फेज 1 में तो ये लोग ने 5,500 MTPA का केपेक्स कर लिया था।
बट जैसे फेज 2 स्टार्ट होने वाला था तब ये लोगों ने रियलाइज करा कि ऑल्दो हम लोग कैपेसिटी तो बढ़ा रहे हैं बट डिमांड साइड बहुत ज्यादा अभी पुअर चल रहा है एंड हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। सो इन लोगों ने फेज 2 को एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट अबॉर्ट कर दिया था। सो दैट शोज कि इन लोगों का प्राइमरी फोकस खाली रेवेन्यू ग्रोथ लाने का नहीं है, रादर ये लोगों का फोकस ये है कि कैसे आप एक पर्टिकुलर रेवेन्यूज पे अच्छा आरओई जनरेट कर सकते हो। एंड सिंस प्रमोटर्स का 51% स्टेक है इन द बिजनेस, सो स्किन इन द गेम भी है। एंड द रिसेंट एफर्ट टू डू डीमर्जर ऑल्सो शोज कि ये लोग शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा फोकस्ड है। सो अगर हम इनका कैपिटल एलोकेशन और समझे तो ये लोग ने रफली 50% ऑफ देयर कैपिटल जो ये लोग कैश फ्लो में जनरेट कर रहे हैं वो ये लोग पे बैक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या फिर बायबैक। एंड एज आई डिस्कस बिफोर ये लोग ने अपने केपेक्स मेजर कर्टल कर दिया था। एंड इनका अगले साल का बेसिकली प्लान ये है कि जो भी कैश फ्लो जनरेट करेंगे उससे सबसे पहले ये लोग पहले डेट पे ऑफ करेंगे, उसके बाद ही कोई ये लोग बायबैक डिविडेंड या फिर कोई भी नए बिजनेस सेगमेंट के बारे में सोचेंगे। सो इन दैट सेंस इज वेल कैपिटल एलोकेशन लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट फॉर मी हियर इज डीमर्जर, जहाँ पे ये लोग एक क्लीन बिजनेस स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। सो आई एक्चुअली आज दिस क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट कि क्या आपका प्लान क्या है डीमर्जर को लेके and क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो ही क्लियरली सेड कि सिंस अभी करंट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो डीमर्जर इज एसेंशियल टू अनलॉक वैल्यू एंड गिव अ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स क्लीन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन। सो आज अगर मेरे को खाली केमिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मेरे को एक अलग सा बिजनेस मिलेगा जिसमें मैं केमिकल वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली अगर मुझे लग रहा है कि इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका प्राइस अप्रिसिएशन काफी अच्छा हो सकता है एंड मार्केट उसको इतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं दे रहा तो उसको मैं अलग से भी बाय कर सकता हूँ। बट एटलीस्ट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू चूज कि मेरे को कौन से बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना है। सो इन दैट सेंस डीमर्जर इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एज आई सेड बिफोर डीमर्जर से काफी अच्छा कैपिटल एलोकेशन होगा। अब ये क्यों होगा? अभी पास्ट फ्यू इयर्स में एक्चुअली बिजनेस में एक इशू ये था कि जो भी इनका केमिकल बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट हो रहा था वो ये लोग इंस्टेड ऑफ पेइंग आउट कंप्लीटली एज डिविडेंड्स या फिर डूइंग केपेक्स इन द कोर बिजनेस, ये लोग वो बिजनेस के जो कैश फ्लोस थे उसको दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यूज कर रहा था। अब जैसे हमने पहले डिस्कस करा है कि एक तो इन्वेस्टमेंट्स में एक तो ये रिस्क होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो या ना हो, एंड सेकेंडली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते भी हो बिजनेस में मार्केट आपको उसका इतना अच्छा वैल्यूएशन मल्टीपल नहीं देता, उसको एक डिस्काउंट देता है जिसको हम होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कहते हैं। सो नेचुरली पास में जो इशू आ रहा था कि ये लोग केमिकल बिजनेस के कैश फ्लोस को इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस में यूज कर रहे थे, सो उससे मे भी इतना अच्छा शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ था जितना पॉसिबल था। तो मेरे को अभी एक्चुअली ये जानना था कि अगर इन लोगों का इन्वेस्टमेंट बिजनेस अलग से लिस्ट होता भी है तो उसको कैश फ्लोस कहाँ से आएंगे टू री इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो आर दे प्लानिंग की जो केमिकल बिजनेस के कैश फ्लोस होंगे वो ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस यूज करेगा या क्या सीन है? तो मैनेजमेंट ने ये बहुत अच्छे से समझाया कि जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करे दूसरे सेगमेंट में वो ये लोग सेल करेंगे आफ्टर डीमर्जर एंड उससे जो कैश फ्लो आएगा वो आगे ये लोग फिर से री इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड जो ओसीसीएल केमिकल वाला जो सेगमेंट होगा उससे जो भी कैश फ्लोज होंगे वो ये लोग अलग से यूज करने वाले हैं। सो जो कैपिटल एलोकेशन का जो पास्ट में रिस्क था कि केमिकल का बिजनेस का कैश फ्लो डिविडेंड के बदले इन्वेस्टमेंट में जा रहा है वो आगे रिजॉर्ट हो जाएगा, जिससे अगेन जो इनका कैपिटल एलोकेशन का जो स्ट्रक्चर है जो स्ट्रैटेजी है वो इन्वेस्टर्स की आई से काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो इन दैट सेंस इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट हमने काफी सारे पॉजिटिव डिस्कस कर लिए बट स्टिल आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस। तो मुझे क्या मेजर रिस्क लग रहा है जिसकी वजह से आई एम करेंटली जस्ट ट्रैकिंग दिस बिजनेस एंड नॉट इन्वेस्टिंग। सो लेट्स फाइंड आउट। सो द फर्स्ट की इशू हियर इज अगेन डंपिंग फ्रॉम चाइना। चाइना में काफी सारे अच्छे अभी की प्लेयर्स आए हैं इन insoluble सल्फर स्पेस। एंड जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि ग्लोबली ओरिएंटल कार्बन इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। However, in the recent past 2-3 years especially, चाइना में काफी अच्छा कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है इन इंसॉल्युबल सल्फर सेगमेंट। एंड हम आगे देखेंगे कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज ऑफ इंसॉल्युबल सल्फर इज एज इट इज वेरी लो एंड उसका जो ग्रोथ भी है वो टायर इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रो करने वाला है। एंड टायर इंडस्ट्री इज slated टू ग्रो एट 3 to 4% केगर इन द कमिंग ईयर। तो अगर हमको लगता है कि चलो रेडियलाइजेशन इंप्रूव होगा जिसकी वजह से इंसॉल्युबल सल्फर का ग्रोथ ज्यादा अच्छा होगा, स्टिल इट कैन बी अराउंड 6 to 7% ग्रोथ। तो एक तो आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना हाई नहीं है एट द सेम टाइम नए नए प्लेयर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सो किसी ने एक्चुअली मेंशन करा था कि चाइना सनशाइन करके एक चाइना बेस्ड कंपनी है जो 30,000 टन का कैपेसिटी ला रहे हैं एंड कंपनी का खुद का कैपेसिटी खाली 39,000 टन का है। सो इट शोस की कैपेसिटी साइड में काफी ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं। एंड मैनेजमेंट ने एक्चुअली अपने एआर में भी मेंशन करा था दैट इज एनुअल रिपोर्ट
कि डंपिंग ऑफ insoluble सल्फर बाय चाइना इनटू इंडिया इज अ की रिस्क फॉर देम। एंड मेन इशू ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कब स्टॉप होने वाला है, बिकॉज हर क्वार्टर में लगता है कि चलो अभी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, अभी बॉटम मेड हो गया है, बट देन वी गेट अ सरप्राइज कि नहीं, अभी चाइना से और ज्यादा डंपिंग आना स्टार्ट हो रहा है, या फिर डिमांड इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से अभी और ज्यादा प्राइसिंग में फॉल आ सकता है। सो मैनेजमेंट ने एक्चुअली रिसेंट एक कॉन कॉल में मेंशन करा था कि जब इनका Q4 का कॉन कॉल हुआ था, दैट एक्सपोर्ट में जो प्राइसेस थे वो अभी लास्ट पर्टिकुलर क्वार्टर में गिरे हैं, जिसका फ्लो थ्रू अगले क्वार्टर में आएगा। सो इट इज लाइकली कि अगले क्वार्टर में इनकी रियलाइजेशन फॉर insoluble सल्फर इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। सो ये एक इशू लग रहा है कि अब एक ये मैनेजमेंट का एक्चुअली ये पॉइंट है कि जैसे ही चाइना के अंदर खुद डिमांड रिवाइव होती है उनकी जो टायर इंडस्ट्री की, सो मे बी अभी इशू ये है कि चाइना में सिंस लोकल इंडस्ट्री इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, एंड सिंस उनके पास काफी अच्छा कैपेसिटी पड़ा हुआ है, सो वो लोग सेम कैपेसिटी को बाहर दूसरी कंट्रीज में डाल के डंप कर रहे हैं। बट अगर लोकल कैपेसिटी रिवाइव होता है, डोमेस्टिक जो डिमांड है वो रिवाइव होता है, सो मे बी ये जो ग्लोबली जो इशू चल रहा है ओवर सप्लाई एंड डिमांड का, वो रिजॉर्ट हो सकता है। सो अगेन ये एक इंटरेस्टिंग थिंग प्लॉट हो सकती है, बट करंटली देयर इज अ सिचुएशन वेयर इन ओवर सप्लाई इज प्रेजेंट, नो डाउट। एंड अदर की रिस्क इज अगेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। जो मैंने पहले मेंशन करा कि जो मार्केट साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, तो अगर और डंपिंग आएगी फ्रॉम अदर प्लेयर्स लाइक अमेरिकन, जापानीज एंड दिस चाइनीज, तो काफी ज्यादा इश्यूज आएगा फॉर दिस इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। एंड सिंस insoluble सल्फर का जो डिमांड आता है दैट कम्स फ्रॉम टायर्स, एंड टायर्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर, एंड ऑटोमोटिव सेक्टर इज अ हाईली सिक्लिबल वन। सो इनका भी ये थोड़ा वॉलिटिलिटी रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एंड इनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज सल्फर एंड कोटिंग ऑयल, वो भी थोड़ा वॉलेटाइल रहते हैं। एंड जैसे हमने देखा था ड्यूरिंग 2021-22 पीरियड, बिकॉज उसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, बट ये लोग सेम चीज आगे पास ऑन नहीं कर पाए थे, तो इनके मार्जिन में मेजर हिट आया था। एंड इनका जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है, जो कैपिटल साइकिल है, वो थोड़ा एलोंगेटेड है, वेर इनका जो इन्वेंट्री डेज है दैट इज अराउंड 120 डेज। तो अगर इनकी जो भी रॉ मटेरियल है उसमें कोई बहुत मेजर फ्लक्चुएशन आता है, या फिर सडनली ये लोग ने बना के रखा है फिनिश प्रोडक्ट ऑफ insoluble सल्फर, बट ग्लोबली जो प्राइसिंग है insoluble सल्फर की वो सडनली गिर जाती है, सो वो थोड़ा इशू आ सकता है इनके मार्जिन में। एंड नेचुरली ROC भी कम ही होगा अगर आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल इज वेरी लार्ज। एंड द बिगेस्ट रिस्क फॉर मी इज अगेन लो ग्रोथ बिजनेस है, इधर वॉल्यूम्स इतने ज्यादा ग्रो नहीं करने वाली, बिकॉज इंडस्ट्री में OCCL इटसेल्फ इज एट अ 10% ग्लोबल मार्केट शेयर, एंड इंडिया में इनका 55 to 60% का मार्केट शेयर है। सो ऑल्दो इंडिया में देर इज अ स्कोप के लोग आगे मार्केट शेयर इंक्रीज कर ले, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट ग्लोबली इनका एस्पिरेशन फिलहाल यही है कि 10% से 12% कर लेंगे, बिकॉज यूएसए इनके लिए काफी अनचार्टेड टेरिटरी है, तो वहां से मे भी अगर ग्रोथ अच्छा आ गया तो उधर ग्रोथ आ सकती है। बट स्टिल 10% का 12% भी हो जाएगा, तो आई डोंट सी कि बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा इन दिस बिजनेस इन द कमिंग डेकेड। एंड एक्सपोर्ट सिनेरियो अभी करंटली थोड़ा वो स्लो ही चल रहा है, बिकॉज जो भी यूरोप में इश्यूज चल रहे हैं एंड रेड सी क्राइसिस है, सो ओवरऑल थोड़ा सिचुएशन काफी ज्यादा बिनाइन लग रहा है, एंड विद चाइना डंपिंग इन इंडियन मार्केट्स रिसेंटली, इश्यूज और ज्यादा बढ़ी रहे। एज डिस्कस बिफोर, इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है दैट इज वेरी स्मॉल। सो मेरे को एक्चुअली अभी रिसेंटली कंपनी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी फाइल करा है इंडियन मार्केट्स में, वेर इन दे बिलीव कि प्रोड्यूसर्स फ्रॉम चाइना एंड जापान आर डंपिंग दैट insoluble सल्फर इन इंडिया एट अ मच लोअर प्राइस। तो मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग लेनी थी कि डोमेस्टिक अगर कैपेसिटी सपोज डिमांड है 40-50 थाउजेंड MTPA की, एंड आपकी खुद की कैपेसिटी 30,000 MTPA की है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो सप्लाई मतलब बाहर की कंट्री से आएगा ही। सो देर इज अ स्कोप कि एंटी डंपिंग ड्यूटी सक्सेसफुल नहीं होती थी, बिकॉज इतना मेजर क्लेम ही नहीं बनता। तो मेरे को एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग लेनी थी बेसिकली, तो आई आज दिस क्वेश्चन। सो मैनेजमेंट ने ये समझा है कि डोमेस्टिक डिमांड इटसेल्फ इज ओनली 20 to 22,000 टन्स पर एनम, एंड इनका खुद का कैपेसिटी 39,000 टन्स पर एनम का है। सो अगर ये चाहे तो खुद भी इंडिया का डिमांड अकेले पूरा केटर कर सकते हैं, एंड स्टिल इनके पास 50% का कैपेसिटी पड़ा होगा जो ये लोग एक्सपोर्ट में यूज कर सकते हैं। सो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज ही बहुत छोटा है। एंड मार्जिन, जो मेरा थीसिस था इनिशियली कि मे बी मीन रिवर्जन हो सकता है, वेरिन अब ये लोग के जो करंट मार्जिन है वो डेकेडल लो पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड सिंस अगर इंडस्ट्री रिबाउंड करती है तो मार्जिन कैन इंप्रूव। सो मैनेजमेंट ने एक्चुअली खुद कॉन कॉल में कह दिया कि अगले 2 साल में हमको नहीं लगता कि मार्जिन में कुछ बहुत इंप्रूवमेंट आने वाली है। इनफैक्ट जो अगला साल होने वाला है उसके मार्जिन पर टन विल बी पुअरर देन FY 24।
अब देयर इज अ केस कि सिंस बिजनेस लास्ट 1-2 साल से इतना अच्छा ऑपरेट नहीं कर रहा है एंड देयर बाय मैनेजमेंट में भी थोड़ा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर करने की ट्राई करी या फिर थोड़ा अपने आप पेसिमिस्टिक हो गई है, बिकॉज नेचुरली बिजनेस अगर आप डेली बेसिस में हैंडल करोगे तो आप थोड़ा ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाओगे ड्यूरिंग पुअर टाइम्स, एंड जब अच्छे टाइम्स चल रहे होगे तब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी होगे. सो इट इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. बट एक ये मेजर रिस्क लग रहा है कि जो हमारे इनिशियली थॉट प्रोसेस था कि मीन रिवर्जन हो सकता है एंड मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, वो एटलीस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से तो अगले 1-2 साल में नहीं दिख रहा. सो ये बिजनेस को इंटरेस्टिंग क्यों बनाता है? मैंने इतने सारे नेगेटिव पॉइंट बनाए बट स्टिल क्यों वी आर वेरी इंटरेस्टेड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस? सो द आंसर हियर इज वैल्यूएशंस. बट बिफोर वी टॉक अबाउट वैल्यूएशंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्मिनल वैल्यू पर्सपेक्टिव. अभी मैंने पहले डिस्कस करा कि रेडियलाइजेशन का जो ट्रेंड है, दैट इज जो बायस टायर से जो रेडियल टायर्स में शिफ्ट हो रहा है, दैट इज वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, वो काफी इंप्रूव हो रहा है एंड आगे जाके ये और ज्यादा बढ़ते ही रहेगा. सो जो इंसॉल्युबल सल्फर का कंटेंट होता है इन रेडियल टायर्स, दैट इज अराउंड 1.7 टाइम्स. एंड जैसे जैसे इंसॉल ये रेडियल टायर्स बढ़ते रहेंगे, इंसॉल्युबल सल्फर का डिमांड विल आल्सो कीप इंक्रीजिंग. सो इन दैट सेंस आगे ग्रोथ की थोड़े बहुत प्रोस्पेक्ट्स तो है. एंड रेडियलाइजेशन का जो ट्रेंड अगर हम देखें तो वो हर 5 साल में इंक्रीज हो ही रहा है ग्रेजुअली, एंड आगे भी स्कोप और बढ़ने का. अब ये पार्ट क्यों इंटरेस्टिंग है या क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है बिकॉज जो बायस टायर्स होते हैं उसमें सिमिलरली एक अलग टाइप का केमिकल जाता है विच इज कॉल्ड नाइलन टायर कॉर्ड फैब्रिक. अभी एग्जैक्टली केमिकल टाइप नहीं बट सिमिलर टाइप का एप्लीकेशन रहता है फ्रॉम दिस इंसॉल्युबल सल्फर. अब ये लिस्टेड कंपनी है कॉल्ड सेंचुरी इनका, जो मार्केट लीडर है इन एनटीसीएफ. अब एनटीसीएफ में भी सेम इश्यूज आ रहे हैं कि चाइना से काफी ज्यादा डंपिंग आ रही है इंडस्ट्री में. बट एक और जो मेरे को इंटरेस्टिंग चीज मालूम पड़ी इसके बारे में वो ये है कि इनकी वॉल्यूम से बहुत मेजर हिट आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रेडियलाइजेशन इन कमर्शियल व्हीकल्स. सो मैनेजमेंट ने एक्चुअली मेंशन भी करा है कि जो रेडियलाइजेशन हो रहा है उसके वजह से ओवरऑल जो इनका एनटीसीएफ का मार्केट है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, जिसकी वजह से इन लोगों को न्यू न्यू सेगमेंट्स पर जाना पड़ रहा है लाइक पीटीसीएफ. तो अब इनका एक ये रिस्क है कि अगर इनका जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट है जो करंटली अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है बट अगले 5-10 साल में उसका मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है, तो आप उसको टर्मिनल वैल्यू क्या अस्क्राइब करोगे? बिकॉज देयर इज अ स्कोप कि अगले 5-10 साल बाद जो इनका करंट कैश फ्लोज है वो मेंटेन ही नहीं हो पाए अनलेस दे ऐड न्यू वर्टिकल्स. सो इन दैट सेंस ओसीसीएल काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है बिकॉज इसमें हमको ये अश्योरिटी तो दिख ही रही कि तो जब ईवीज आएगी तो टायर डिसरप्ट नहीं होंगे एंड टायर्स के अंदर भी रेडियल टायर्स का अडॉप्शन बढ़ता रहेगा. सो नेचुरली अभी जो लोग कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, इट इज हाईली लाइकली कि आगे भी ये लोग इतने लेवल के तो कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे. मे बी ग्रोथ उतना स्ट्रांग नहीं होगा बट करंट लेवल्स कैन बी सस्टेनेबल प्रोवाइडेड इंडस्ट्री डिमांड सप्लाई सिनेरियो बहुत ज्यादा पुअर ना हो जाए. अब इन दैट सेंस अगर हम वैल्यूएशन देखिए इसकी, तो पहले हम इसका जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जिसमें इन लोगों का डंकन इंजीनियरिंग में 70% स्टेक है, उसको समझते कैसे वैल्यू कर सकते हैं. सो डंकर इंजीनियरिंग एक अलग से लिस्टेड कंपनी है विच मैन्युफैक्चर्स न्यूमेटिक प्रोडक्ट्स सच एज एयर सिलेंडर्स, वॉल्व्स एंड एक्सेसरीज. एंड ये इंडस्ट्री इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू वेरी गुड पीरियड जहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी इंप्रूव हो रहा है एंड डंकन इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज टर्निंग अराउंड. तो अगर हम इनका ये कैश फ्लोज ऑपरेशन देखेंगे या फिर जो इनका क्रेडिटिंग रिपोर्ट देखेंगे, सो सर हमें ये समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट उधर भी काफी कैपिटल एलोकेशन में फोकस कर रही है, जहाँ पे वो लोग का जो लॉस मेकिंग बिजनेस है जैसे टायर ट्यूब का बिजनेस था वो लोग ने सेल कर दिया या क्लोज कर लिया कंप्लीटली, एंड इनका जो कोर बिजनेस है उसमें फोकस करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो लास्ट 10 साल में हर साल मतलब स्पेशली लास्ट 5 साल में काफी ज्यादा इंप्रूव भी हो रहे हैं. एंड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डंकन, जो इनका 50% स्टेक है बिजनेस में, सो 70% स्टेक पूरे बिजनेस में प्रमोटर्स का है, जिसमें से 50% स्टेक ओसीसीएल का है एंड 25% स्टेक प्रमोटर का खुद का है. सो इन दैट सेंस 70% स्टेक था. अब जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है ये 50% स्टेक का, दैट इज अराउंड 85 to 90 करोड़ करंटली. एंड सिंस आई डिस्कस बिफोर, ये लोग ने काफी ज्यादा एआईएस हो गए या स्टार्टअप्स हो गए उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करे हुए. सो उसकी जो एटलीस्ट AR-23 के हिसाब से जो वैल्यू थी दैट वाज अराउंड 95 करोड़. एंड इन लोगों के पास काफी सारे करंट इन्वेस्टमेंट्स भी है जो 12 मंथ से कम में रियलाइजेशन होता है, जिसका जो जनरली शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स हो गए फॉर एग्जांपल, उसमें अराउंड 100 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट्स है. सो मेरा ये अजम्पशन था कि अगर मार्केट इसमें 50% डिस्काउंट भी देता है जो इनके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू है, सो मिनिमम 100 करोड़ का तो मार्केट कैप मिलना ही चाहिए इसको पोस्ट लिस्टिंग. एंड माइंड यू करंट मार्केट कैप ऑफ ओसीसीएल इज ओनली अराउंड 700 करोड़.
तो इम्प्लाइड मार्केट कैप जो होगा ये केमिकल बिजनेस का, सीइंग द करंट मार्केट कैप विल बी अराउंड 650 करोड़। बिकॉज अगर मैं अज्यूम करूँ कि करंट मार्केट कैप 700 से 750 करोड़ का है, एंड मेरा जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है उससे मेरे को अराउंड 100 करोड़ का मार्केट कैप मिलेगा, सो मैं 100 करोड़ को माइनस कर दूंगा, तो अराउंड 600 to 650 करोड़ का मेरा ये आ जाएगा इम्प्लाइड ओसीसीएल का वैल्यू, जो केमिकल बिजनेस है उसका। लास्ट 5 साल की अगर मैं इनके फाइनेंशियल देखूं तो इन लोगों ने डिस्पाइट हैविंग पुअर मार्जिन अराउंड 100 करोड़ के तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करे ही रेगुलरली। एंड सिंस इनका प्लान है कि अगले साल ये लोग जो इनकी डेट है वो कम्प्लीटली पे ऑफ कर देंगे, जो अराउंड 50 करोड़ इतने हैं, सो आई फोरसी कि FY 2025 में इनका जो एंटरप्राइज वैल्यू होगा, अब एंटरप्राइज वैल्यू इज नथिंग बट मार्केट कैप प्लस डेट माइनस एनी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स लाइक करंट इन्वेस्टमेंट्स। सो अगर उसको मैं माइनस कर दूं तो कंजर्वेटिवली अराउंड 600 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है FY 2025 के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं अगर इसका कैश फ्लो यील्ड निकालूं दैट इज अराउंड 15%। अगर मैं इसको कैश फ्लो यील्ड को इन्वर्स कर दूं तो मेरा प्राइस टू कैश फ्लो जो होता है, एक तो हम प्राइस टू अर्निंग्स निकालते हैं दैट इज पीई, एंड एक हम लोग अगर प्राइस टू कैश फ्लो निकालते हैं तो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 6 times प्राइस टू कैश फ्लो विच इज वेरी चीप। अब अगेन ये इसका रीजन भी है ये क्यों चीप है, वो जो हमने पहले डिस्कस करा है कि तो लास्ट 5-7 साल में इसमें कुछ रेवेन्यू साइड में मेजर कुछ ग्रोथ नहीं आया है, इनके जो मार्जिन है वो 30% से 20% आ गए। बट स्टिल अगर हम इसको अलग से वैल्यू करने की ट्राई करें एंड अगर हम अज्यूम करें कि अगले 2-3 साल बाद इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं एंड मार्जिन कैन रिवर्ट बैक टू द मीडियन लेवल और 25%, एंड उसके हिसाब से अगर मेरे करंट जो रेवेन्यूज है वो सेम ही रहे, कुछ मैं मेजर ग्रोथ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल, सो उस हिसाब से मेरा जो इम्प्लाइड ईवी एबिटा होगा बुल केस में अराउंड 4.8 टाइम्स होगा, बेयर केस में दैट इज 15% ओपीएम में अराउंड 8 टाइम्स होगा, एंड बेस केस में अराउंड 6 टाइम्स होगा विच इज वेरी चीप एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग। एंड अगर मैं एग्जिट ईवी एबिटा लगाता हूँ, सो फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग कि अगर इनके मार्जिन अच्छे पे हो गए तो मार्केट इसको बेटर वैल्यूएशन मल्टीपल देगा, एंड अगर इनका मार्जिन पुअर रेंज में हो गए, सो इनको जो लास्ट 10 साल में सबसे पुअर वैल्यूएशन मल्टीपल मिलता था मैं वो भी अगर लूँ तो मेरा जो बेयर केस है उसमें मेरे रिटर्न्स 10% कम हो सकते हैं। अगर मैं बेस केस देखूं तो मेरे को 41% का रिटर्न जैसा मिल सकता है अगर सारे सिनेरियो प्ले आउट कर दे। बट अगेन आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस फाइंडिंग्स बिकॉज रिसेंटली मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा पेसिमिज्म शो करा है। बट जस्ट टू थिंक कि अगर ये चीजें सक्सेसफुल होती है तो क्या की ट्रिगर्स हो सकते हैं सक्सेस को लेके। सो मेरे हिसाब से इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज द की गोइंग फॉरवर्ड। अगर वो 25% टच करता है एंड अगर इनको 10 times ईवी एबिटा मिलता है जो इनको ड्यूरिंग गुड टाइम्स मिला भी है, सो इनका खाली केमिकल बिजनेस का हमको अराउंड 1250 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू मिल सकता है विच फ्रॉम FY 2025 के लेवल्स कैन बी अराउंड 100% अप। रिसेंटली की ट्रिगर जो इनके बिजनेस में ये आया है कि इन्होंने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन वो करी है, फाइल करा है बेसिकली इन इंडिया मार्केट बिकॉज ये फेल्ट कि काफी ज्यादा ये डंपिंग हो रही है फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज प्लेयर्स। तो अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी सक्सेसफुल होती है ना, ये डंपिंग सक्सेसफुल अगर होती भी है तो उसको अप्रूवल आने में 12-18 मंथ्स लग जाते हैं रफली। बट अगर सक्सेसफुल होती है तो इनके जो इंडियन बिजनेस है या जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। सो एक के की ट्रिगर ये दिख रहा है कि मार्जिन से उधर इंप्रूवमेंट आ सकती है। एट द सेम टाइम बट सिंस चाइना काफी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ा रहा है तो इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें शायद से मार्जिन वगैरह गिर भी सकता है। सो काफी ज्यादा मतलब अनसर्टेनिटी एट द करंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इनका जो करंट मार्जिन है एटलीस्ट 20% के आई थिंक कि इट शुड बी सस्टेनेबल, जो मैनेजमेंट ने भी कहा है। बट अगला 1-2 साल मेरे को थोड़ा पुअर ही दिख रहा है एंड उसकी वजह से आई एम अवॉइडिंग द बिजनेस फॉर नाउ। बट एट द सेम टाइम ये बिजनेस एटलीस्ट कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से या ओवरऑल वैल्यूएशन मल्टीपल्स के हिसाब से काफी ज्यादा चीपली ट्रेड कर रहा है, एंड काफी ज्यादा पेसिमिज्म भी है सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस बिफोर। सो अगेन द आइडिया हियर इज नॉट टू से कि कंपनी चीप है बाई कर लो या ये कंपनी आगे अच्छा नहीं कर सकती बिकॉज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, बट द आइडिया हियर इज टू स्टडी द कंपनीज जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट प्ले आउट कर रहे हैं एंड देन सी कि क्या क्या की ड्राइवर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिटर्न बन सकते हैं, एंड देन पुट प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर मैंने इसमें डिस्कस करा कि अगर इसके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आती है 25% तक की, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी वो होगा और फिर मेरे क्या रिटर्न बन सकते हैं अगर वो प्रोबेबिलिटी प्ले आउट करती है। सो इन दैट सेंस मेरे को रिस्क रिवॉर्ड उतना मे बी फेवरेबल नहीं लग रहा, बट विद दैट बीइंग सेड आई पर्सनली बिलीव कि ये काफी एक इंटरेस्टिंग केस हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन and you can share your views and comments in the description box below. Thank you so much for watching. Goodbye.